अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है कि किस तरह से कौन सी हम ऐसी हिकमत अमलियाँ लगाएं कौन कि हमारा जो कारोबार है वो अच्छे तरीके से एक तो हम उसको स्टार्टअप दे सकें, फिर स्टार्टअप देने के बाद हम उसको अच्छे तरीके से ग्रो करा सकें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो स्ट्रेटजीज या हिकमत अमलियाँ हैं, अब हिकमत अमली कहते हैं सोचे समझे मंसूबे। सोचे समझे मंसूबे से मुराद ये है कि आप जो भी मामलात कर रहे हैं, जो एक्शन, जो प्लान या जो आप एक्ट कर रहे हैं वो सोचा समझा है। आपको ये पता है कि आप ये करने जा रहे हैं, इसके ये आउटकम्स हो सकते हैं और ये नताइज हो सकते हैं, और आप अपने डिजायर्ड नताइज को हासिल करने के लिए उसी तरह के अमल और उसी तरह की रद्द अमल देते हैं। इसका नाम स्ट्रेटजीज या हिकमत अमलियाँ हैं, सोचे समझे मंसूबे। तो कारोबार के अंदर स्ट्रेटजीज या सोचे समझे मंसूबों की बहुत ज्यादा जो है वो आम इस्तेमाल है इनका। तो आज हम इन पे बात करते हैं। सबसे पहले जब भी हम स्ट्रेटजीज या हिकमत अमली की बात करते हैं कारोबार के अंदर, तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि नए कारोबार को करने के लिए या नए कारोबार को स्टार्ट करने के लिए क्या किया जाए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखें, नया कारोबार एक पूरा कागज का पन्ना है। अब आपके कारोबार को शुरू करते हुए न्यू एंट्रेंट हैं आप, तो आप अपनी न्यूनेस का फायदा उठाएं। अब आपकी न्यूनेस में आपकी बहुत अच्छी चीजें भी आ सकती हैं जो कि आपका मुस्तकबिल में एसेट बन जाती हैं, या आप बिल्कुल नए कुछ ऐसी गलतियां दोहराएंगे अपने कंज्यूमर, अपने कस्टमर या अपने सप्लायर्स के साथ जो कि आपके ऊपर लायबिलिटीज बन सकती हैं, जो आपके लिए एक चैलेंज बन सकती हैं उससे। तो ऐसी सूरत में आप अपनी न्यूनेस का फायदा उठाएं। जब आप नए हैं तो अच्छे से होमवर्क करें। हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने ये बात की कि किस तरह से एनवायरनमेंट को स्कैन किया जाए। बिजनेस मॉडल को बनाने से पहले एनवायरनमेंट स्कैनिंग या पेस्टल का क्या किरदार है, गैप एनालिसिस का क्या किरदार है, होमवर्क जरूर करें। अच्छा, फिर जब आप नए कारोबार के अंदर जाते हैं तो अपने लिए आप कुछ ऐसी हिकमत अमलियां, अब यहाँ पे नंबर एक चीज होती है आपकी जो परसीव्ड, जो एंटरप्रेन्योर है उसकी तरफ से जो उसकी परसीव्ड यानी कि वो जो गुमान बनाए बैठा है कस्टमर के हवाले से। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए क्या सोचते हैं बाहर कारोबारी, नंबर दो आपका कस्टमर या कंज्यूमर आपके कारोबार या आपकी प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है। तो यहाँ पे आपने जो परसेप्शन है वो बड़ी स्ट्रांग रखनी है, और उनके अंदर आपने ये चीज मद्देनजर रखनी है कि अपने आप को एक दफा कस्टमर बन के भी सोचें और एक दफा एक वेंडर, एक कारोबारी, एक एंटरप्रेन्योर बन के भी सोचें। तो जब आप अपनी अच्छी परसेप्शन देते हुए जो कंज्यूमर है उसके मार्केट में, उसके दिमाग के अंदर जो है वो आप पेनिट्रेट कर जाते हैं, आप उनका माइंडसेट कर देते हैं, यहाँ पे पोजीशन कर लेते हैं अपने आप को, आप अच्छे या बुरे। तो यहाँ पे एक चीज में रखे, व्हेन यू आर न्यू इनटू एनी बिजनेस, तो आपने कोशिश करनी है हद इम्कान अपना बैड इंप्रेशन या बुरा तासुर नहीं देना है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कारोबार आपने कर लिया, जो आपने बिजनेस प्लान बनाया था, जो आपने मार्केटिंग प्लान बनाया था, उसके मुताबिक आपने कारोबार को चलाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करते करते यहाँ पे कई लोग एक गलती ये करते हैं कि वो कैपिटलाइज करना शुरू कर देते हैं, अपने असासे बनाना शुरू कर देते हैं बहुत शुरू में असासे बनाना कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती। जो अच्छे बिजनेस लोग करते हैं वो कोशिश करते हैं कि रेंट आउट करके, लीज करके या आउटसोर्स करके इब्तदाई दिनों में अपने कारोबार के ऊपर माली बोझ ना बढ़ाएं, तो इस तरह से काम चलाएं। तो जब कारोबार के पास सरप्लस कैपिटल हो जाता है तो फिर आप कैपिटलाइजेशन की तरफ जाएं, आप अपने असासे बनाएं, कारोबार के अंदर चीजों को करें। अच्छा, अब यहाँ पे अगली बात किया जाती है कि जी किस तरह से हम ये फैसला करेंगे कि हमें किस वक्त के अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी या हिकमत अमली इख्तियार करें। हिकमत अमली बार बार कहूंगा एक सोचा समझा मंसूबा है, तो इसलिए इसको सोच समझ कर। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखें कि जो आपका नॉलेज है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के हवाले से, नंबर एक, नंबर दो मार्केट के हवाले से, ये बहुत अहम किरदार अदा करता है आपकी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में। और वैसे भी जब भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो जो इंफॉर्मेशन है और रिस्क है ये यूं समझेंगे साइड बाय साइड चलते हैं। जिस तरह से आपकी कुछ ये कंडीशन है, ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जब आप ये समझे मेरा जो राइट हैंड है ये इंफॉर्मेशन है, जो लेफ्ट हैंड है ये रिस्क फैक्टर है, तो जितना ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगी उतना ज्यादा रिस्क फैक्टर कम होता चला जाता है। एंड द सर्टेनिटी टू मेक गुड डिसीजंस इज एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्युटली आप एक अच्छा डिसीजन करें, इसके लिए अपना इंफॉर्मेशन बेस को बढ़ाएं। तो यहाँ पे हम 4 मेजर स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, फिर उसके बाद में कुछ ऐसी हिकमत अमलियां जो कि कारोबार को ग्रो करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए या कारोबार के वॉल्यूम को जिनको बढ़ाने के लिए हम करते हैं, उनका जिक्र बात करें। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक मैट्रिक्स है जिसको हम कहते हैं कि मार्केट का नॉलेज और आपकी प्रोडक्ट का नॉलेज। तो अब बात करते हैं मार्केट के नॉलेज की। मार्केट का नॉलेज लो या हाई, आपकी प्रोडक्ट का जो नॉलेज आपके पास है वो लो या हाई। तो यहां पे अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके नॉलेज के साथ साथ जो एक और कॉन्टिनम के अंदर हम ये चीज देखते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है ये न्यू है या फिर ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है।
दूसरे नंबर पे जो मार्केट है वो एक नई मार्केट है या एक एग्जिस्टिंग मार्केट के साथ आप डील कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको रहनुमाई करती हैं कि आपने किस तरह से हिकमत अमलियां बनानी है, किस तरह से आपने मनसूबाबंदी करनी है कि आपका कारोबार अच्छे से चले। क्योंकि प्रोडक्ट नई है, मार्केट नई है, हिकमत अमली और होगी। प्रोडक्ट नई है, मार्केट पुरानी है, हिकमत अमली और होगी। मार्केट नई है, प्रोडक्ट पुरानी है, हिकमत अमली और होगी। मार्केट भी पुरानी है, प्रोडक्ट भी पुरानी है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर उसके लिए हिकमत अमली और होगी। तो क्या हिकमत अमलियां हैं? नंबर एक, अगर आप एक ऐसी मार्केट के अंदर कारोबार करने जा रहे हैं जिसमें आपकी जो प्रोडक्ट है वो पहले से एग्जिस्ट करती है, आप कुछ नया नहीं लेके आए हैं और मार्केट भी पहले से एस्टेब्लिश है, तो ऐसी सूरत में आपके पास एक ही स्ट्रेटेजिक हल होता है, वो होता है कि आप पेनिट्रेशन करें। पेनिट्रेशन में ये होता है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस का डिफरेंशिएशन है वो खास नहीं होता है, प्राइस भी रिलेटिवली करीब करीब होती है और ऑलरेडी कस्टमर अवेयर होता है। इसके ये कुछ फायदे हैं, लेकिन नुकसान ये हैं कि टफ कंपटीशन है, आपसे पहले मौजूद जो लोग हैं उनके पास एक्सपीरियंस है, वो कॉस्ट को कंट्रोल करना जानते हैं, वो मार्केट के ऊपर ऑलरेडी प्रिवेल किए हुए हैं। तो यहाँ पे पेनिट्रेशन में आप लो प्राइस रख के सिमेट्रिकल या आइडेंटिकल प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो आपके लिए कितना चांस हो सकता है ऐसी मार्केट में ग्रो करने के लिए। फिर आ जाती है ऐसी सूरत की जिसके अंदर आपकी जो मार्केट है ये नई है, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट है ये पहले से एग्जिस्ट करती है। तो ये मार्केट डेवलपमेंट इसको हम कहते हैं एक तरह से कि आपकी जो मार्केट है वो बिल्कुल एक नई मार्केट है। अब नई मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केट हम मंडी को कहते हैं। मंडी जोग्राफियाई एतबार से होती है। मिसाल के तौर पे आप फैसलाबाद के अंदर पहले से काम करते हैं, अब आप इस्लामाबाद, लाहौर या कराची के अंदर काम करने जा रहे हैं, तो ये नया जोग्राफिक एरिया आपने मंडी का एक्सप्लोर किया। फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि डेमोग्राफिक आपकी जो मार्केट का सेगमेंट है वो नया एक्सप्लोर कर लें। अब डेमोग्राफिक के सादा मानी ये है कि आदाद मरदमशुमारी के मुताबिक जो डिविजन की जाती हैं लोगों की, जिसमें उनका जेंडर आ जाता है, उनका इकोनॉमिक ग्रुप आ जाता है, उनकी मौशी क्लास आ जाती है, उनका फैमिली साइज वगैरह आ जाता है, वो रहते कहाँ पे हैं, मतलब शहर, गांव या रिमोट एरियाज के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर। तो ऐसी सूरत में हमारे पास मार्केट डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी होती है कि हमने अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट ही को एक नई जो है वो अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एक नई मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। तो इसको हम कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एग्जिस्टिंग मार्केट के पास हम अपनी जो है वो कोई ऐसी प्रोडक्ट लेके आए कि जो बिल्कुल नए सिरे से है, तो ये मार्केट एक्सटेंशन की भी एक स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो पहले से एग्जिस्ट करती है और मार्केट नहीं है, तो ये मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है। इसमें आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है उसका नए समानात मुतारफ करवा सकते हैं। जैसे आप देखिए मशरूबात जो है वो उनको आइसक्रीम के ऊपर या डेजर्ट्स के ऊपर या तो इसका तीसरा प्रोडक्ट ये है कि जिसके अंदर आपकी जो मार्केट है वो पहले से एग्जिस्ट करती है। अब जब मैं मार्केट एग्जिस्ट करने की बात करूं तो ये डेमोग्राफिक मार्केट है, ये ज्योग्राफिक मार्केट है, ये यूजेज के एतबार से मार्केट है, इस चीज को आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, तो प्रोडक्ट आपकी बिल्कुल नहीं है। आप कोई नई रेसिपी लेके आ जाते हैं खाने की, आप फैशन के अंदर नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, आप होम डेकोर के अंदर डेकोरेशन के अंदर कुछ नया ऐसा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। जैसे फाइलिंग का पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, अब रिसाइकल प्लास्टिक मटेरियल के साथ जो है वो फाइलिंग की जा रही है घरों के अंदर। प्रोडक्ट पहले मौजूद नहीं थी, नई प्रोडक्ट है। हाँ, पहले दूसरे तरीके थे, वुड फाइलिंग कराते थे, आप लेमिनेशन लगाते थे, वॉलपेपर लगाते थे, लेकिन फाइलिंग नई चीज आती मार्केट के अंदर। और देखें एग्जिस्ट करती है, प्लास्टिक मटेरियल पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपने उसका एक नया यूजेज इंट्रोड्यूस करवा, एक नई प्रोडक्ट आप लेके आए प्लास्टिक फाइलिंग की सूरत में, जो कि इंसुलेट भी कर देती है, ब्यूटीफाई भी कर देती है और दीवारों के भी छुपा देती है। तो ऐसी सूरत में नई प्रोडक्ट लेकिन एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर आप उसको लेके आए। अब ऐसी सूरत में प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, मतलब यहाँ पे आपने आपका जो फोकस है, आपकी जो तवज्जो है वो प्रोडक्ट के डिजाइन के ऊपर, प्रोडक्ट के फीचर के ऊपर या प्रोडक्ट के नए नए इस्तेमालात के ऊपर तवज्जो है पूरी। तो आप ऐसी मार्केट के अंदर जा सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है और मैं किसी एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर जाकर इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, डेवलपमेंट से मुराद बढ़ोतरी है, डेवलपमेंट से मुराद किसी एग्जिस्टिंग चीज के अंदर बेहतरी लेके आना है। तो इसका चौथा क्वाड्रेंट हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्ट करने को कहते हैं, यकसर आप अपनी लाइन को बदलने, यू टर्न ले लें या अपनी बिजनेस की करंट लेन जो है वो उसको छोड़ के आप किसी दूसरे बिजनेस के अंदर चले जाएं। प्रोडक्ट भी नहीं और मार्केट भी। अब ऐसी सूरत में आप कुछ इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जिसमें आप बिल्कुल एक नए सिरे से एक नई प्रोडक्ट लेके आए और आपने एक नई मार्केट इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब आप देखें कि पहले एक्सक्लूसिव इस तरह के इंटरनेट पैकेजेस या एक्सक्लूसिव इस तरह के कॉलिंग पैकेजेस अवेलेबल नहीं थे कि जो खुसूसी तौर पे किसी खास मार्केट के लिए, जैसे सिर्फ बच्चों के लिए, जैसे सिर्फ जो है वो तलबा के लिए मौजूद हों। अभी रिसेंटली आई वाज सर्चिंग सम गुड अल्टरनेटिव्स अपने इंटरनेट कनेक्शन के लिए, तो वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम पैकेज था। अब यहाँ पे ये देखें कि बिल्कुल एक जो है वो आप अपनी जो रवायत की मार्केट थी उसको छोड़ा आपने, और कोविड की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं या वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, वर्क
आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या हो रहा है कि आप जो है वो डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटेजी कर। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं कि आप नए सिरे से नई मार्केट के अंदर एक नई प्रोडक्ट लेके आए हैं, तो ऐसी सूरत में अब आप देखेंगे मैं एक जगह पे गया तो वहाँ पे जो तंदूर होता है रवायती तौर पर होता है, रवायती देसी बनता है, तो उसके अंदर तंदूर के अंदर आप फास्ट फूड आइटम्स बन रहे हैं। तो आप देखेंगे फास्ट फूड कि एक ऐसा चेफ जो कि हाइजेनिक चीजों को खाए, जिसके अंदर जो है वो फैट एलिमेंट कम हो, नई जो है वो एक मार्केट का सेगमेंट है जिसको रूटीन की रवायती जो कमर्शियल प्रोडक्ट हैं फास्ट फूड की वो ड्रेस नहीं कर रही। ऐसी सूरत में एक नई प्रोडक्ट आप लेके आए और नई मार्केट को आपने उसके अंदर कैप्चर। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी पुरानी और रवायती चांस। अब जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, नए सिरे से मार्केट को बदल देना नई प्रोडक्ट के साथ। अच्छा, अब हम अगली बात ये करते हैं कि किस तरह से हम जो है कुछ और अल्टरनेटिव ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली नई जो हिकमत अमली है वो ये हो सकती है कि आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से मुराद ये है कि आप हिकमत अमली पर मबनी इश्तराक करें। कोई ऐसी कंपनी है जो मार्केटिंग में अच्छी है, जैसे रिसेंटली सैमसंग या दीगर मोबाइल कंपनीज हैं, उनको मलर एंड फिप्स कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पहले से ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल के अंदर और दीगर चीजों में डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही थी, तो उसने मोबाइल जो नए मोबाइल सेलुलर फोन्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्लस उनकी वारंटी और गारंटी के अंदर काम करना शुरू कर दिया, सर्विसेज देना शुरू कर दी। तो अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आप यूं कर सकते हैं कि दो ऐसे बिजनेस पार्टनर्स के जो हिकमत अमली की बुनियाद के ऊपर आपस में हाथ मिलाएं और अपनी इस पार्टनरशिप को एक्सटेंड करें और दोनों में से किसी की भी जो शख्सियत है या कारोबारी हैसियत है वो जम ना हो, किसी अपनी कंपनी बरकरार। अच्छा, फिर अगला ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है कि आप जॉइंट वेंचर करें। जॉइंट से मुराद मुश्तरका है, वेंचर से मुराद मुहिम या कारोबार है, काम है। आप इस तरह के मामला भी कारोबार के अंदर कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग कोई ऐसी कंपनी या फर्म आपके इर्द गिर्द या कोई और ऐसा बंदा या छोटा कारोबार जो कि आपके लेवल का है, आप उसके साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। अब जॉइंट वेंचर में यहाँ पे बड़ा आसान सा काम ये हो सकता है कि कोई बंदा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, तो आप दोनों मिल जाएं, या किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की डेवलपमेंट की एक्सपर्टीज इंजीनियरिंग जो है वो किसी एक के पास है लेकिन आपके पास आइडिया है, आप आइडिया के ऊपर काम कर लें, तो ये जॉइंट वेंचर इस तरह से जो है वो हो सकता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर होंडा एटलस होंडा ये एक जॉइंट वेंचर है, इसी तरह से जो है वो बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स पाकिस्तान में सक्सेसफुली चल रहे हैं। आमतौर पर जो जॉइंट वेंचर है ये डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कारोबार को एक्सपेंड करने की, ग्रो करने की। फिर इससे भी जो एग्रेसिव स्ट्रेटजी है वो एक्वायर करना। अब बिल्कुल किसी एग्जिस्टिंग कारोबार को, चलते हुए कारोबार को, ग्रोथ फेज के अंदर हो, मैच्योरिटी में हो, किसी भी फेज के अंदर हो, आप इसको एक्वायर करने से मुराद है कि आप इसको बिल्कुल खरीद लें। तो जिस कारोबार को खरीदा जाए वो जो है वो एक्वायर हो जाता है एक्वायरिंग कंपनी की तरफ से। अब उसकी जाती हैसियत खत्म हो जाती है, जो कंपनी एक्वायर करती है उसका नाम, उसकी पहचान, उसके मामला चलते हैं। फिर जी फ्रेंचाइजिंग सिस्टम है। फ्रेंचाइजिंग सिस्टम थोड़ा मुख्तार सिस्टम है। फ्रेंचाइज सिस्टम के अंदर ये एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, जिसका नाम, जिसके कस्टमर, जिसके यूजर, जिसकी मार्केट पहले से डेवलप है, आप उसके साथ हाथ मिलाते हैं, उसे फ्रेंचाइज फीस देते हैं। तो जो फ्रेंचाइज देने वाला है वो फ्रेंचाइजर होता है, जो फ्रेंचाइज लेने वाला होता है वो फ्रेंचाइजी होता है, और जो इस मायदे की सूरत में बनने वाला कारोबार होता है वो फ्रेंचाइज कहलाता है। तो इसमें सालाना फ्रेंचाइज फीस हो सकती है। फिर उसके बाद ये हो सकता है कि आप कोई टर्म्स एंड कंडीशन म्यूचुअली इसके ऊपर बार्गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंचाइज के अंदर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है फ्रेंचाइजर का। जो रॉ मटेरियल्स हैं, इनपुट्स हैं, एसओपीस हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, वो फ्रेंचाइजर की तरफ से डिसाइड किए जाते हैं। फ्रेंचाइजी को उसे स्ट्रिक्टली ओबे करना पड़ता है, उसके सेल्स वॉल्यूम में से परसेंटेज भी मांगी जा सकती है। फिर उसके बाद में लाइसेंसिंग है। लाइसेंसिंग जो है वो रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा फ्रीडम दे देता है फ्रेंचाइज के मुकाबले में, कि आप किसी से कोई प्रोडक्ट बनाने का, उसको बेचने का एक्सक्लूसिव राइट लेने किसी खास इलाके में कहते हैं, तो वो आपको लाइसेंस कर दे, आपको ऑथराइज कर दे कि आपने इस इलाके टेरिटरी के अंदर या मार्केट के खास सेगमेंट के अंदर हमारी रिप्रेजेंटेशन करते हुए इसको बनाना है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या इस प्रोडक्ट को मेंटेन करना है, या करना है। फिर लाइसेंसिंग में जो लाइसेंस देने वाला है वो लाइसेंसर है, जो लाइसेंस लेने वाला है वो लाइसेंसी है, और ये जो मुआहिदा इन दोनों के दरमियान में होता है ये लाइसेंस कहलाता है, ये लाइसेंस एग्रीमेंट कहलाता है। इसकी अपनी लीगल हैसियत है। आमतौर पे देखा गया है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करती हैं, और जब आमतौर पे ये भी देखा गया है कि लाइसेंसिंग के अंदर फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आती है, वो आपको लाइसेंस देके और एक्सपर्टीज देके अपने मुल्क के अंदर आप बैठें और वहाँ पे काम करें, उनको सिर्फ लाइसेंस फीस देते रहें, और जो भी आपके साथ आपकी टर्म्स तय हो कारोबार को करने की, कारोबार की सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग और दीगर मामलों की लाइसेंसिंग में थोड़ी फ्रीडम ये होती है। आप अपनी मर्जी से जो है वो अपने सप्लायर्स को डिसाइड कर सकते हैं, अपनी मार्केट जो टेरिटरी आपको दी, आपकी सवाब दी है, आप उसमें किस तरह से काम करना चाहते हैं। फिर जी मर्जर में होता है कि दो कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती हैं और दोनों की जो लीगल हैसियत या कैपेसिटी है वो अपनी जगह बरकरार है।
इस तरह से मर्जर की बहुत सारी किस्में हैं। मर्जर में आप देखें जैस वारिद का मर्जर रिसेंट आपके सामने है जो